हेलो, नमस्कार साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूसिस पे। तो पिछले लेक्चर में हमने वर्क की बात की थी कि भैया वर्क होता क्या है ना। वर्क की ढेर सारी बातें हो गई थी और हमने ये देखा था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कुछ एंगल पर हो तब हम वर्क कैसे निकालते थे। और वहां पर हमने एक फॉर्मूला दिया था आपको, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि वर्क का नेचर क्या क्या हो सकता है। हालांकि हमने डिस्कस कर लिया है कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, जीरो भी। अब बड़ा कंफ्यूजन था कि यार वर्क स्केलर है तो डायरेक्ट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, है ना। तो जो वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना, वो डायरेक्शन बताता है ना। जो वेक्टर में जैसे +10 न्यूटन है तो इधर है, -10 होगा तो इधर हो जाएगा, है ना। तो जो वेक्टर में प्लस माइनस होता है वो डायरेक्शन बताता है, पर क्या इसका प्लस माइनस भी डायरेक्शन बताता है? नहीं। तो इसका प्लस माइनस क्या बताता है? अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो सिस्टम एनर्जी गेन करेगा, अगर वर्क डन नेगेटिव है तो सिस्टम एनर्जी लूज करेगा, और वर्क डन जीरो है तो ना तो एनर्जी गेन करेगा और ना ही लूज करेगा। अरे भैया, अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन बताता तब ना वेक्टर होता। क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव होना वर्क का डायरेक्शन बता रहा है? नहीं, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। तो फिर क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी, है ना। चलिए सॉरी, चलिए आइए आगे की बात करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ वर्क। सही है दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेचर ऑफ वर्क। यार हमने पढ़ लिया है, क्या पढ़ लिया है हमने? हमने ये पढ़ लिया है कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब क्वेश्चन तो ये उठता है कि आप मुझे पहले ये बताओ कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, है ना। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? तो अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की कि यार कब होगा वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, आइए सबसे पहले आप एक फॉर्मूला देखिए। क्या था फॉर्मूला? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, है ना। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट इफ डायरेक्शन में है और फोर्स इफ डायरेक्शन में है और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, क्या ध्यान देना है कि इसमें जो हम फोर्स पुट करते थे, जो डिस्प्लेसमेंट पुट करते थे, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करते थे, डायरेक्शन पुट नहीं करते थे। क्या पुट करते थे? मैग्नीट्यूड। जैसे फोर्स है -10 न्यूटन तो हम माइनस नहीं पुट कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करेंगे? 10 न्यूटन। बात समझ आ रही है क्या आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये पॉजिटिव मतलब मैग्नीट्यूड पुट कर रहा है सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव में ही होगी ना दोस्त। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा वर्क पॉजिटिव होगा, है ना। अगर cos थीटा भी पॉजिटिव हो जाए तो पूरा का पूरा वर्क पॉजिटिव होगा। अब बात आती है कि यार cos थीटा कब पॉजिटिव होगा? हमने तो इवन cos थीटा पढ़ा भी नहीं है ना। पर मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। cos थीटा कब पॉजिटिव होगा? आइए आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मैं ये क्वाड्रेंट बनाता हूं या फिर ये एक्सिस बनाता हूं। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो cos थीटा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसमें cos थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है मेरे दोस्त? नेगेटिव। हालांकि हम सिर्फ दो क्वाड्रेंट की बात करेंगे, अगर ध्यान दे तो इसमें भी cos थीटा नेगेटिव होता है और इसमें cos थीटा पॉजिटिव होता है, पर इधर के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ दो क्वाड्रेंट के बारे में सोचना है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब थीटा की वैल्यू कहां से कहां जाएगी? 0 से लेके 90 डिग्री तक। थीटा की वैल्यू कहां से कहां जाएगी? 0 से 90 डिग्री तक। तो भैया cos थीटा कहां से कहां पॉजिटिव होगा? 0 से 90 के बीच में। तो सॉरी, cos थीटा पॉजिटिव होगा जब थीटा 0 से 90 के बीच में हो। तो थीटा कहां से कहां के बीच में होना चाहिए? या तो 0 और 0 के बराबर हो या फिर 90 से कम हो।
अब ये क्या मतलब हुआ, थीटा लेस देन और सॉरी थीटा जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब एंगल जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए मेरे दोस्त, है ना। फिर से समझिएगा, 0 से बड़ा और 90 से कम, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कुछ एंगल होना चाहिए। बात समझ आ रही है क्या? अरे बोलो ना। तो 0 से बड़ा और 90 से कम। अब यहां देखोगे तो 90 पर इक्वालिटी नहीं है ना। 90 पर इक्वालिटी की साइन आपने क्यों नहीं लगाई है, ये वाला साइन यहां पर भी क्यों नहीं है, क्योंकि जब एंगल 90 हो जाता है तो cos 90 की वैल्यू याद करिए, मैंने क्या लिखा रखा है आपको, cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो जो ही ये 0 होगा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। हालांकि हम 0 वर्क में भी पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू कहां से होगी, 0 से 90 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, force and the displacement should lie between 0 degree and 90 degree for positive work। पॉजिटिव वर्क के लिए एंगल कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, 0 से 90। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 और 90 के बीच में कुछ है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 90 नहीं, 90 से कम, क्या बोल सकते हैं 90 से कम, मतलब कुछ भी 80 डिग्री, 89 डिग्री, 89.5 डिग्री, तो भी वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, जीरो वर्क की बात करते हैं कि यार ये वर्क डन जीरो कब हो जाएगा। फिर से आइए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। यार ये वर्क डन जीरो कैसे होगा, या तो फोर्स जीरो हो जाए, या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या कॉस थीटा जीरो हो जाए। इन तीनों में से कोई भी जीरो हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोस्त। अरे भाई साहब लगता है समझ में आया। आइए, तो ये वर्क डन जीरो कब होगा, लिख लेते हैं, वर्क डन विल बी जीरो इफ, पहला केस क्या होगा कि फोर्स जीरो हो जाए, दूसरा केस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, और तीसरा केस क्या होगा कि cos थीटा जीरो हो जाए। और cos थीटा कब जीरो होता है भैया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब भी फोर्स अगर ऐसा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो, या फिर फोर्स ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वर्क डन जीरो। सही है क्या? अब इसमें अगर मैं पॉजिटिव वर्क में भी आपको कुछ बताऊं, मान लीजिए यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर और आप इस पर फोर्स लगा रहे हो इधर, तो ये एंगल क्या है, 0 से 90 के बीच में कुछ है ना, तो इसका वर्क डन क्या होने वाला है दोस्त, वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना। चलिए, तो ये जीरो वर्क भी हमने समझ लिया। आइए अब नेगेटिव वर्क की भी बात कर लेते हैं, है ना। नेगेटिव वर्क, यार ये वर्क डन जो है ना बहुत परेशान कर, अरे कहाँ परेशान कर रहा है, सिर्फ कॉस थीटा ही तो थोड़ा बहुत परेशान कर रहा होगा, और वो भी सारी बातें मैं बता ही दे रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं और अभी बात करते हैं हम नेगेटिव वर्क की। किसकी बात कर रहे हैं, नेगेटिव वर्क की, कि यार ये वर्क डन नेगेटिव कब हो जाएगा। ओ शिट, क्वाड्रेंट मिटा दिया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। चलिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आइए क्वाड्रेंट बनाते हैं। चलिए,
तो ये जो फोर्स है क्या ये नेगेटिव हो सकता है? हाँ, फोर्स नेगेटिव हो सकता है, पर क्या यहां पर हम नेगेटिव पुट करेंगे? नहीं, यहां पर हम क्या पुट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। यहां क्या पुट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। हाँ, अगर ये cos थीटा नेगेटिव हो गया, cos थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। तो cos थीटा कब नेगेटिव होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, यहां पर जो cos थीटा है वो नेगेटिव और यहां पर जो cos थीटा है वो पॉजिटिव। मतलब cos थीटा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब अगर कभी डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इफ क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा है, मतलब ये फोर्स 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। ध्यान दीजिएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? यहां से यहां तक तो 90। अब ये एंगल तो 90 से ज्यादा हो गया ना मेरे दोस्त। तो जब ये एंगल 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? बोलो ना, वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। यहां पर 180 पर भी नेगेटिव होगा वर्क डन। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो यहां पर जो cos थीटा है वो लेस देन जीरो होना चाहिए ऑब्वियसली। तो थीटा कहां से कहां के बीच में लेस देन जीरो होगा? या तो थीटा हो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम या फिर बराबर। यहां पर इक्वालिटी क्यों नहीं दिया हूं? क्योंकि 90 डिग्री पर तो वर्क डन जीरो होता है। अरे बोलो ना, यहां पर भी इसीलिए तो नहीं दिया था इक्वालिटी कि 90 पर तो वर्क डन जीरो होता है। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, जीरो एक अपना ही दुनिया बसा रखा है दोस्त। आइए, तो ये 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। चलिए, तो यहां पर भी एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एंगल between force and the displacement should lie between 90 degree and 180 degree for negative work, सही है। अगर एंगल 0 से 180 के बीच में है तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? जी थोड़ी थोड़ी तो आ ही रही है। चलिए, तो हमने यहां तक की बात कर ली, वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा और वर्क डन जीरो कब होगा। आइए रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। सोचिए थोड़ा सा। मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसमें रस्सी बांधा और आप इधर खींचने लग गए। वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। तो जब आप खींचोगे, ऐसे किसी चीज को आप खींचते हो तो वो सामने की ओर मूव करता है ना, सामने मूव करता है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? इधर होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, इनके बीच का एंगल 90 से ज्यादा या 90 से कम? 90 से कम। मतलब ये जो थीटा है, ये थीटा 90 डिग्री से क्या है? कम है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? वर्क डन पॉजिटिव। आइए, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक आदमी है, ये है मेरा दोस्त हीरालाल। हीरालाल ने अपने सिर पर एक भारी सामान रखा हुआ है। अरे यार, ये थोड़ा हीरालाल को ऐसा बना दूंगा मैं, हीरालाल मारेगा मुझे। आइए फिर से बनाते हैं। ये भारी सामान हीरालाल ने अपने सिर पे रखा हुआ है। अब कौन सा सुंदर बन गया? अरे ठीक है, ये ऐसा ही दिखता है। चलिए, तो ये हीरालाल है, इसने अपने सिर पे भारी सामान रखा है। आइए हम बोलते हैं कि भाई बताओ, हीरालाल आगे की ओर मूव करता जा रहा है, इधर इसका डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन क्या होगा? समझिएगा, किसकी वजह से वर्क डन? हीरालाल की वजह से वर्क डन। मतलब हीरालाल क्या इस पे कोई फोर्स लगा रहा है? हाँ, तभी तो वो रुका है। ठीक है, कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? देखिएगा, ये ऑब्जेक्ट है
इस पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा होगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इसका वेट है। अब इसका एक रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा इस ब्लॉक पर जो हीरा लाल लगा रहा होगा। ये mg फोर्स किस पे लग रहा है? इस ऑब्जेक्ट पर। अब ये हीरा लाल भी इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं अपन नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। नहीं भी नाम जानो तो कोई दिक्कत नहीं, जान लो कि कोई एक फोर्स लगा रहा है। अब इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना है हमें ये निकालना है। तो यार फोर्स तो लग रहा है ऊपर और इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो जो ही थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया वर्क डन भैया? जीरो हो गया। तीसरा केस अगर आप समझें कि मान लो ये एक सरफेस है ना, ये एक सरफेस है और इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये सरफेस एकदम रफ है। कैसा है? रफ है। तो रफ सरफेस पर तो फ्रिक्शन लगता है, स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं लगता है। अच्छा, मतलब इस पर फ्रिक्शन लगेगा? हाँ लगेगा। अब इसका डिस्प्लेसमेंट है इधर और फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगता है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये लगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बात समझ आ रही है क्या आपको कि वर्क डन पॉजिटिव कब है, वर्क डन जीरो कब है और वर्क डन नेगेटिव कब है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको बस ये देखना है कि दोनों के बीच का एंगल कैसा है। अगर एंगल 90 से कम है, जीरो से ज्यादा, मतलब जीरो और 90 के बीच में है तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर एंगल 90 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का तो वर्क डन जीरो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 से ज्यादा और 180 के से कम या बराबर है तो वर्क डन नेगेटिव। सही है क्या? आइए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। चलिए लिखते हैं अगला टॉपिक, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स से कैसे वर्क डन होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग किधर रहा है? मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो यहां पर कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लोगे, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ ग्राउंड पर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा m इंटू जी। क्या लगेगा? फोर्स m इंटू जी। तो जब फोर्स लगा m इंटू जी और मान लीजिए इसका ऊपर की ओर कुछ डिस्प्लेसमेंट है h। कितना डिस्प्लेसमेंट है? h हाइट ऊपर ये ब्लॉक चला गया है, तो वर्क डन होगा कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। भैया फोर्स कौन सा है? mg, तो लगा लो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट और दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ h। अच्छा हाँ जी, तो ये कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट h। अब थीटा की वैल्यू कितनी हुई? नीचे है फोर्स और ऊपर है डिस्प्लेसमेंट, तो ये थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो कॉस ऑफ ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो गया? माइनस, अच्छा एक स्टेप और, mg इंटू h इंटू कॉस 180 की वैल्यू -1, तो वर्क डन कितना आ गया? माइनस ऑफ mg h। वर्क डन कितना आ गया मेरे दोस्त? माइनस ऑफ mg h। तो ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट को हम h हाइट ऊपर उठा रहे हैं तो कितना वर्क कर रही है? ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क हो रहा है?
माइनस एम जी एच। क्या ये वर्क डन नेगेटिव है? हाँ नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्यों नेगेटिव है? क्योंकि फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। अच्छा ऐसा, हाँ। ये नेगेटिव हमें बता क्या रहा है? एनर्जी का गेन या एनर्जी का लॉस? एनर्जी का लॉस, है ना। तो क्या इसी वजह से बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो एनर्जी कम होते 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 खत्म हो जाती है, तो बॉल रुक जाता है? अरे यार ये तो, हाँ यार कुछ तो ऐसा ही था। नीचे से हम फेंकते हैं तो एनर्जी कम होते 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 खत्म हो जाती है, और जो ही एनर्जी खत्म होती है वो बॉल रुक जाता है और फिर नीचे आने लगता है। बात समझ आ रही है? हाँ जी, बात तो समझ आ रही है। आप मुझे बताओ, ये कोई बॉल है, इसको मैंने ऊपर फेंका, तो जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो यहां आके रुका, तो ऊपर जाते हुए इस बॉल पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर mg, या फिर ऊपर जाए या नीचे जाए हर टाइम फोर्स तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा mg। मान लो इस बॉल पर फोर्स लग रहा है नीचे की ओर mg, और ऊपर जाते हुए इसका डिस्प्लेसमेंट है s, या फिर जो भी है ऊपर जाते हुए डिस्प्लेसमेंट h है या जो भी। तो जब ऊपर जा रहा है तो वर्क डन नेगेटिव, और जब नीचे आएगा बॉल तो फोर्स भी नीचे और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन। अरे भाई साहब, ये तो बड़ा मजेदार चीज हमें पता लग रहा है। क्या मजेदार चीज पता लग रहा है? कि बॉल को हम जो ही ऊपर फेंक रहे हैं तो नेगेटिव वर्क हो रहा है। नेगेटिव वर्क हो रहा है मतलब उसकी एनर्जी डिसिपेट होती जा रही है, खर्च होती जा रही है। तो जब हमने इसको ऊपर फेंका तो इसकी एनर्जी खर्च हो रही है ना, तो कुछ पहले एनर्जी थी, हमने फेंका तो कुछ एनर्जी है, कम होती गई, कम 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 होते होते जो ही खत्म हुई इसका वर्क, मतलब ये बॉल रुक गई। अब जब ये नीचे आने लगी तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो वर्क डन पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव मतलब एनर्जी स्टोर हो रहा है। एनर्जी जब नीचे आ रहा है तो एनर्जी फिर से स्टोर हो रहा है, 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 और चलता ही जा रहा है। बात समझ आ रही है क्या? अरे बोलो ना। बिल्कुल। चलिए आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सिंपल सा एकदम साधारण सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, इसको हम 10 मीटर ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी बताइए मुझे। तो बड़ा सिंपल है यार, आप ट्राई कर लें, एकदम चिंदी पिंदी सा है ना। चलिए शुरू करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी होता क्या है? माइनस ऑफ mgh। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस इसका मास 5, g की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, और h की वैल्यू कितना हाइट ऊपर गया है वो 10, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 500 जूल। सही है क्या? अच्छा आइए एक और क्वेश्चन करें। एक और क्वेश्चन, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है 10 न्यूटन, और ये ऑब्जेक्ट यहां से आगे चला, यहां से आगे चला, हाँ, कुछ 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 50 मीटर, और फिर यहां आके वो कुछ ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया? 10 मीटर। एक ही ब्लॉक है, एक ही ब्लॉक है, पहले हम यहां से यहां लेकर गए और फिर यहां से यहां उठाकर ले गए 10 मीटर ऊपर। हमसे कोई पूछे कि भैया वर्क डन बाय ग्रेविटी आप मुझे बता दो कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है। चलो बता देते हैं यार, क्या है इसमें। अगर यहां पर देखें तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे की ओर mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और इस तरफ एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। तो क्या हमसे इस फोर्स का वर्क डन पूछा है? नहीं, तो इसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो किसके बारे में सोचें? ग्रेविटी के लिए पूछा है, ग्रेविटी के बारे में सोचिए। तो यहां से यहां तक ग्रेविटी ने कितना वर्क किया? तो फोर्स नीचे mg और डिस्प्लेसमेंट इधर कितना 50 मीटर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब यहां से यहां अगर वर्क डन W1 माने तो ये तो कितना हो गया 0। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, अब यहां से यहां तक के लिए देखिए, तो यहां से यहां तक के लिए फोर्स नीचे mg और डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना 10 मीटर, मतलब यहां पर वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर मैं इसको W2 मानूं तो वर्क डन इक्वल टू W1 प्लस W2, वर्क डन बाय ग्रेविटी।
तो W1 तो जीरो हो गया क्योंकि फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट आगे। चलिए तो ये तो जीरो हो गया, और W2 कितना हो गया, माइनस ऑफ mgh। तो ये कितना हो गया, माइनस ऑफ मास कितना है 5, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू कितनी 10 मीटर। तो ये कितनी हो गई भैया, -500 जी। सही है क्या? बिल्कुल। तो अब एक ऐसा सिंपल सा केस समझते हैं। मान लो एक आदमी है, कुछ सामान को उठा के किसी हाइट पर रोक लिया है ना, ऐसे रोका हुआ है। क्या उसका कुछ वर्क डन होगा? बिल्कुल। नीचे से ऊपर लाया तो कुछ वर्क डन होगा, पर चूंकि यहां लाके रुका हुआ है, तो जब यहां से पहुंचा और जब तक रुका हुआ है तब तक वर्क डन जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। अच्छा, तो वर्क डन जीरो है, फिर ये थक क्यों जाता है? थोड़ी देर बाद थक जाएंगे, अरे यार और नहीं उठाया जा रहा है, बहुत भारी लग रहा है, अब नहीं उठा पाऊंगा मैं इसे। थोड़ी देर बाद तो अपन थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, हम फोर्स को बैलेंस कर रहे होते हैं। कौन सा फोर्स? नीचे लग रहा होता है mg, और इसको हम काउंटर कर रहे हैं कोई फोर्स लगाकर। अपने मस्कुलर फोर्स कुछ लगा रहा हूं, मसल से कुछ फोर्स लगा रहा हूं, और मैं नीचे लगने वाली फोर्स को काउंटर कर रहा हूं। मैं इस वजह से थक जा रहा हूं। बात समझ आ रही है क्या? बिल्कुल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको खूब अच्छे से समझ आ गई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये जो भी पढ़ाई का सिलसिला है वो खूब अच्छे से चल रहा होगा। तो एकदम मन लगा कर पढ़िए, और फिर बाकी तो जो भी कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं अक्सर देखता ही रहता हूँ। तो मैं जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगे मैं वहाँ उनका सोल्यूशन भी दे दूंगा, है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास भेजिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर आप अपने दोस्तों की केयर करते हैं तो दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।